खबर तफसील से। उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना अरकान असेंबली की मीटिंग खत्म हो गई है। शिवसेना अब भी 50-50 के अपने फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि शिवसेना से ही महाराष्ट्र का वजीर आला होगा। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी बीजेपी लीडरों से कोई बातचीत नहीं हुई है, जबकि उद्धव ठाकरे ने इंतबाह भी दिया है कि उनके पास तमाम मुतबादिल हैं, इसीलिए जो तय हुआ था हमें मिलना चाहिए। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सामना के इदारिये में क्या कुछ लिखा गया था। सामना के इदारिये में जो बात लिखी गई थी वो बात कहीं ना कहीं बीजेपी को खड़क रही है और बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस के ही ज़ेरे क़यादत महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। तो वहीं शिवसेना अपने 50-50 के फॉर्मूले पर बजिद है। किसान फसलों को लेकर फिक्रमंद, बीजेपी इक़्तिदार के लिए फिक्रमंद, किसानों के हाथ पर कोई दमड़ी भी नहीं रख रहा है, इसलिए किसान चाहते हैं कि शिवसेना का वजीर आला हो। शिवसेना का बीजेपी पर यह इल्जाम है। अभी शिवसेना मुद्दे की बात कर रही है, मुक्के की बात हुई तो इसका भी जवाब देंगे। ये बड़ा बयान आज संजय राउत की तरफ से दिया गया था। हमने देखा है कि लगातार संजय राउत बयान दे रहे हैं और उनके बयान में लगातार तलखी भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिसके पास ऐदाद हो वो हुकूमत बनाए, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम बदनामी और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय राउत ने अपने बयान में इन बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ बीजेपी आजाद नौमुंतखब असेंबली अरकान से थैली देकर मिल रही, यानी कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ भी इशारा संजय राउत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की आवाम चाहती है कि वजीर आला शिवसेना का ही हो, यानी जो सुर पहले थे वही सुर आज भी हैं शिवसेना के। उन्होंने कहा कि अगर कोई महाराष्ट्र पर दाग लगाता है तो शिवसेना वहां तलवार लेकर खड़ी रहेगी। वहीं मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों अलायंस को ही मैंडेट मिला है और जल्द ही रियासत में सरकार बन जाएगी। इन्होंने कहा कि भाजपा यानी बीजेपी को राज्यसभा में ज्यादा सीटें मिली हैं, तो ऐसे में सीएम इन्हीं का होता है जिन्हें ज्यादा सीटें मिलती हैं। वहीं आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात के ताल्लुक से मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि उनसे मुलाकात का हुकूमत साजी से कोई ताल्लुक नहीं है। सेना दोनों के अलायंस को मैंडेट मिला है और जल्दी ही निर्णय होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे नेता के रूप में देवेंद्र जी का चयन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जिनकी ज़्यादा विधानसभा सीटें जिन्होंने जीती है अलायंस में, उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है। हेडक्वार्टर जाने वाले हैं मोहन भागवत जी से मुलाकात करने। मोहन भागवत जी का और संघ का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, जोड़ना उचित भी नहीं है। जहां तक इसका निर्णय है भारतीय जनता पार्टी ने किया है और शिवसेना का सहयोग मिलेगा, उनसे बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से मार्ग निकलेगा। एक तबका आपका नाम भी ले रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, एक तबका ऐसा भी है। मैं अब दिल्ली में हूँ, मुझे महाराष्ट्र में आने का सवाल ही नहीं उठता। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में पुलिस के एहतजाज के मामले को लेकर दिल्ली के एक वकील विनोद यादव ने आरटीआई दाखिल की है। आरटीआई कारकुन ने मरकजी वजारत दाखिला, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमिश्नर से जवाब तलब किया है। इन्होंने पूछा है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से किया गया एहतजाज कानूनी था या गैर कानूनी। आरटीआई कारकुन विनोद यादव ने यह भी पूछा है कि 5 नवंबर को एहतजाज में शामिल होने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। काबिल जिक्र बात यह है कि चंद रोज कबल दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के बाहर पुलिस और वकिला के दरमियान शदीद झड़प हुई थी। फिर इसके बाद झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। करकरडूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट में भी ऐसे ही वाकयात मंजर-ए-आम पर आए थे। वादी कश्मीर के लगभग सभी इलाकों में रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में पहले ही पेशन गोई की थी। श्रीनगर शहर में भी कल रात से ही रवा मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई थी। वादी के कई बालाई और मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से आम जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। अक्सर इलाकों में बिजली कल से ही गायब है। मुख्तलिफ मकामात का सड़क राब्ता अभी भी मुनक़ते है। जम्मू खित्ता, करगिल और द्रास के कई इलाकों में बारिश हुई है। आज रात से बर्फबारी में नुमाया कमी आने का इम्कान है। कल से मौसम में बेहतरी की उम्मीद है। कल दोपहर से मौसम में नुमाया बेहतरी की पेशनगोई की गई है। लोगों का कहना है कि अगरचे बर्फबारी काफी जरूरी है, मगर बेवक्त बर्फबारी से बागबानी शोबे काफी मुतासिर होंगे और उन्हें काफी नुकसान पहुंचेगा। हमारे चीफ रिपोर्टर
परवेज भट्ट ने श्रीनगर में कई लोगों से बातचीत की। और अब बात मिलादुन्नबी की। अन्नबी सल्लो अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि, अन्नबी सल्लो अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व यनालुल बरकात। जश्न मिलादुन्नबी की मुल्क भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सीरत नबी के उन्वान से जलसे, सेमिनार और मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करने का पैगाम दिया जा रहा है। यकीनन हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और विलादत का ये मुबारक मौका है। इस महीने में आपकी विलादत हुई और ये तारीख़ के लिहाज से आपकी विलादत का साल और वो दिन सारी दुनिया के लिए इसलिए भी बड़ी अहमियत रखता है कि ये नबी सिर्फ़ एक मुसलमानों के ही पैगंबर नहीं, ये सारी इंसानियत के लिए आए हैं। पूरी मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाकर भेजा। आपकी तालीमात सारे जहां वालों के लिए है। हर तबक़े, हर किस्म के लोग, किसी भी इलाके से के वो रहने वाले क्यों ना हो, आपने सबों के लिए अमन का पैगाम दिया। और आपकी तालीमात रहमत की तालीमात है। आपने कभी दहशतगर्दी की तालीम नहीं दी। इस्लाम अमन सिखाता है, शांति सिखाता है, मोहब्बत उल्फत का पैगाम सिखाता है। इसीलिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। आपने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है, फरमाया कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से सारे लोग महफूज रहें, सारे मुसलमान और सारे लोग जिससे महफूज रहें। यहाँ गौर करने की बात है कि यहाँ दो चीज़ों का जिक्र किया गया, एक है ज़ुबान, एक है हाथ। हाथ की तकलीफ़ किसी को पहुँचाना ये बाद में कहा गया। पहले आपने फरमाया कि मुसलमान किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ न पहुँचाए, इसलिए कि हाथ से अगर तकलीफ़ पहुँचाई जाती है तो जिस्म पर ज़ख़म लगता है और ज़ुबान से अगर तकलीफ़ पहुँचाए तो दिल पर ज़ख़म लगता है। तो न किसी को सताया जाए, न मारा जाए, न ही ऐसी बात की जाए कि जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे या तकलीफ़ पहुँचे। हम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम आलम के लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जहाँ कहीं आप रहें, मोहब्बत के साथ रहें, उल्फत के साथ रहें, अमन को क़ायम रखें, एक दूसरे का साथ दें, गरीबों की मदद करें। और इस तरह मुसलमानों के तमाम हज़रात और अलग अलग तबक़ात में मिलादुन्नबी के मौके पर जो खुशियों का जो इजहार किया जाता है, ऐसी खुशी का इजहार के लिए ऐसा तरीक़ा न अपनाया जाए जिसको इस्लाम ने हराम किया है। जायज़ जितने तरीक़े हैं उन तरीक़ों को अपनाते हुए खुशी का इजहार किया जा सकता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि उसने अपने पैगंबर को हमारे दरमियान भेजा, वो मुहसिन आदम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। रोज़ा रहकर शुक्रिया अदा किया जा सकता है, गरीबों को खिलाकर शुक्रिया अदा किया जा सकता है, या फिर ज़रूरतमंद जो बीमार हैं उनके लिए कोई दवाई का इंतज़ाम किए। और ये सारे काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात कर रहे हैं। अलग अलग मकामात पर ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं, ब्लड बैंक, और लोग अपना खून का अतिया दे रहे हैं और ज़रूरतमंदों को खून पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह गरीबों के लिए दवाओं की तकसीम का या फलों की तकसीम का भी नज़म है, या लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और अलग अलग मकामात पर, मसाजिद में, पब्लिक प्लेसेस पर तकारीर और जलसे भी हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, पीस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है और इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ ये जामे निज़ामिया के बानी हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने, आपने हरमैन शरीफ़ैन में मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में वहाँ देखा कि मिलादुन्नबी के मौके पर वहाँ पर ईद का खुतबा दिया जाता था। आपने उसी को आकर हैदराबाद दक्कन में राइज किया। हैदराबाद की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद जो कहलाती है, वहाँ से आपने बाज़ाब्ता खुतबे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ किया, जो आज तक जारी व सारी है और चल रहा है। और इस मौके पर हम सबों के लिए यही हम पैगाम देना चाहते हैं, ये नबी, ये विलादत,
ये मीलाद रहमतुल लिल आलमीन की है, तो फिर हम रहमत के पैगाम को, उल्फत के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुँचाएँ। और वो लोग जो गैर मुस्लिम हज़रात हैं, वो भी हमारे बरादरान वतन तक भी इस मैसेज को पहुंचाया जाए। इस्लाम की जो हकीकी सूरत है वो सबके सामने पेश किया जाए। जश्न मिलादुन्नबी की मुल्क भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी जानिब अयोध्या तनाज़े को लेकर फैसला मुतवक्के है। ऐसे में मुल्क की आवाम के साथ साथ पुलिस इंतजामिया भी फिक्रमंद है। पुलिस इंतजामिया की कोशिश है कि हालात पुरअमन रहें। मुंबई से मुत्तसिल मुंब्रा में भी पुरअमन माहौल के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुंब्रा व भिवंडी में तैयारियों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक ने थाने पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत की। इन दिनों पूरे मुल्क में ईद मिलाद का मामला है, जहां मुल्क भर में जुलूस निकाले जाते हैं, तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का भी फैसला आने वाला। पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह अलर्ट है। तो हम आज थाना पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, क्योंकि थाना पुलिस कमिश्नर के अंडर में मुंब्रा और भिवंडी जैसे दो बड़े मुस्लिम शहर भी आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे उसको लेकर क्या तैयारियाँ चल रही। ईद मिलाद 10 तारीख को है और उसकी तैयारियां पुलिस विभाग से पूरी तरह पुलिस जुटी हुई है। जो भी बंदोबस्त चाहिए उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, उसमें जुटे हुए हैं। आपने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है उसका जिक्र किया, और ये ज़रूर है कि जजमेंट आने की संभावना पूरी तरह से है और उम्मीद है। और इसमें मैं आपकी तरफ से सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि एक तो ये कोर्ट का मसला है, और अपने देश का सबसे ऊंचा कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट है, उसका जो भी जजमेंट है उसका हमने खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए उसको। और मेरी अपने हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से यही आह्वान रहेगा कि उन्होंने इसको एक लीगल जजमेंट के तौर पे लेना चाहिए, शांति अमन चैन रखना चाहिए। सोशल मीडिया को हम बखूबी मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि कोई कुछ उस पर गलत तरीके से कोई कंटेंट नहीं डाले। अगर डालते हैं तो हम कानूनन कार्रवाई भी करेंगे सख्ती से। तो ये थे थाना पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर साहब। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अनवारुल हक, न्यूज़ 18 उर्दू, थाने। राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़ा केस के मुकदमे के फैसले पर पूरे मुल्क और पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज हैं, लेकिन मजहबी मसाइल के बोझ में आम आदमी की ज़रूरतें फरामोश कर दी गई हैं। इसके जिंदगी के बुनियादी मसाइल कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं आम आदमी से जुड़ी तारिक कमर की खास रिपोर्ट। आम आदमी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, बिजली, पानी, सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों की सेहत और तालीम के मुनासिब बंदोबस्त। सवाल यही है कि क्या मौजूदा अहद में लोगों की ये बुनियादी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं? अगर हो रही हैं, तो इसके लिए वाकई में सरकार मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और अगर नहीं तो फिर कुछ ठोस कदम उठाने की भी बेहद जरूरत है। इस बारे में गरीब और दरमियानी तबके के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। उम्मीद यही लगा रखे हैं कि अच्छा समय आए, अच्छा हर लाभ मिले, और क्या है। धंधा पानी इस समय थोड़ा डाउन है, जिंदगी का इस समय सन्नाटा है। पहले से जो चीज़ हम लोग पहले 400 की लाते थे, अब वही चीज़ मिल रही है 600 रुपये की, 650 रुपये की। तो कहाँ से समझ में आएगी दुकानदारी। मुल्क में सबसे बड़ी चीज़ें पढ़ाई का स्तर भी गिरता चला जा रहा है, मेडिकल की लाइन का स्तर गिरता चला जा रहा है, स्कूल की फीसें बढ़ती जा रही हैं। मतलब आप समझिए कि पैसे आने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर वहाँ से एक निज़ाम, एक सिस्टम बने, और फिर वो वहाँ की जो इनकम आएगी वो एक गरीबों में, मसाकिन में, यतीमों में, और गरीबों पर खर्च हो, आइम्मा पर खर्च हो, मुअज्जिनों पर खर्च हो। ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे, इसका जवाब भला कौन दे सकता है? इन मसाइल पर अरबाब सियासत क्यों खामोश है? तदबीरें क्यों नहीं की जा रही? बरसरे इक़्तिदार लोग कहते क्या हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ खामोश क्यों हैं? ये दोनों ही पहलू बेहद अहम हैं।
पार्टी जो है हमारी आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवाओं, इसी के द्वारा चुनी गई पार्टी। और दोबारा भी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चुनी गई उस पर ये बल मिला कि जो हमने आम आदमी की चिंता की, जैसे आप देखें महिलाओं के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई, युवाओं के लिए चलाई, किसानों के लिए चलाई। हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। नई जनरेशन को नौकरी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। सारे सरकारी विभागों को इन्होंने बेच दिया है, नौकरी का पता नहीं है कहीं। जो भी नौकरियां पहले से थी उनको निरस्त किया जा रहा है। 12 विभाग एक में मिलाए जा रहे हैं। बैंकों का विलय किया जा रहा है, न बैंकों की नौकरी रह गई, न IT सेक्टर में रह गई। सियासत का रुख भी अजीब ही है। बरसर इक़्तिदार लोगों की बयानबाजी और दावे खत्म नहीं होते, लेकिन इन दावों की सही अक्कासी कहीं नजर भी नहीं आती। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। 2 दहाई बाद बिहार में उर्दू मुलाजमीन की वैकेंसी आई है। जाहिर है उर्दू आबादी बेहद खुश है, लेकिन उर्दू का एक तबका वैकेंसी में दी गई शर्तों पर सख्त नाराज है। दरअसल 12वीं में 100 नंबर के 7 उर्दू पास करने वाले तलबा को ही फॉर्म भरने की इजाजत दी गई है। 50 नंबर से 12वीं पास करने वाले उम्मीदवार इसके अहल नहीं होंगे। मुहिबान उर्दू ने इसमें तरमीम करने का मुद्दा उठाया है। वही उर्दू डायरेक्टरेट का कहना है कि उनसे गलती हुई है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। 20 सालों के इंतजार के बाद बिहार में उर्दू मुलाजमीन की बहाली होने जा रही है। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इम्तिहान लेगा और बहाली उर्दू डायरेक्टरेट के मातहत होगी। अगर 40,000 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आती हैं तो 2 इम्तिहानात होंगे, एक PT और दूसरा मेंस का इम्तिहान। इम्तिहान की तारीख क्या होगी इसका फैसला 15 दिनों के अंदर होगा। इस बहाली में जो शर्तें दी गई हैं वो चौंकाने वाली हैं। जो तलबा 50 नंबर से इंटरमीडिएट पास हैं उनको फॉर्म भरने का इख्तियार नहीं होगा। सिर्फ 100 नंबर से उर्दू पास होने वाले तलबा ही इसका फॉर्म भर सकेंगे। ये शर्त लगा देना कि 50 नंबर वाले नहीं शामिल हो सकते हैं और 100 नंबर के जो तलबा पढ़ते हैं वही शामिल हो सकते हैं, ये तो कतई नाइंसाफ़ी है। और मेरा ये मुतालबा होगा हुकूमत से कि इस पर असर नौ गौर किया जाए और उन तलबा को भी मौका दिया जाए, इसलिए कि उनके यहाँ मेरिट की कोई कमी नहीं है। वो बहुत बासलाहियत होते हैं, बल्कि शायद मैं कहूँ कि किसी से कम नहीं होते हैं जो 100 नंबर की उर्दू पढ़ते हैं उनसे, तो ये गैर मुनासिब नहीं होगा। ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि छात्र साइंस वाले प्रायः 50 नंबर ही पढ़ते हैं, 100 नंबर के कम लोग रख पाते हैं, तो उन लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। जब कंपटीशन आप ले रहे हैं तो उसमें फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा ये सुझाव है कि दोनों को मौका मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ बहुत सारे छात्र लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं उन लोगों को 50 नंबर रख दी, उर्दू रख लिए, 50 नंबर हिंदी रख लिए या अंग्रेजी को विषय रख लिए, तो ज़्यादा छात्र से ही पढ़ते हैं। तो दोनों को अगर मौका मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। 3 तरह के ओहदों के लिए दरख्वास्तें आई हैं। कुल पोस्ट 1505 है, जिसमें 35% सीटें खातीन के लिए रिजर्व हैं। राजभाषा असिस्टेंट उर्दू के 9 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के 3, SC के 2, EBC के 2, OBC का 1 पोस्ट और माशी एतबार से कमजोर आला जात के लिए 1 पोस्ट पर बहाली होगी। इसी तरह असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के कुल 200 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 81, SC के लिए 32, ST के लिए 2, EBC के लिए 37, OBC के लिए 24, OBC ख्वातीन के लिए 6 और माशी एतबार से कमजोर आला जात के लिए 20 पोस्ट पर बहाली होगी। उर्दू ट्रांसलेटर के लिए कुल पोस्ट 1294 हैं, जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए 518, SC के लिए 207, ST के लिए 13, EBC के लिए 233, OBC के लिए 155, OBC ख्वातीन के लिए 39 और माशी एतबार से कमजोर आला जात के लिए 129 पोस्ट पर बहाली होगी। मुस्लिम तंजीमों ने भी उर्दू से पढ़ने वाले सभी तरह के तलबा को मौका फराहम कराने की हुकूमत से अपील की है। जमीयत के मुताबिक जब कंपटीशन से इम्तिहान होंगे तो 100 नंबर वाले उर्दू की शर्त लगाना गैर मुनासिब है। ये कि बाल ही बहुत देर से ताखिर से निकली है, लोग सफ़र करते रहे, जगह खाली थी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता, लेकिन बाहर सूरत देर ही से सही, लेकिन ये निकला है कि 100 नंबर के जो लोग नंबर नहीं, जिनका नंबर नहीं है वो इस इम्तहान में शरीक नहीं हो सकते हैं। 1500 कितना जो बहाली है, ये गलत है। ये शर्त लगाना की ज़रूरत नहीं है, इसलिए शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं है
कि आप तो कंपटीशन इम्तहान ले ही रहे हैं, और कंपटीशन में जो compete करेगा वो होगा। तो हकमारी काहे को किया जा रहा है कि जिसको 100 नंबर का नहीं, इंटरमीडिएट में वो नहीं कर सकता है। उधर इस पूरे मामले पर उर्दू डायरेक्टरेट ने ये कहा है, 50 नंबर की बात जो है वो पहले से यहाँ के नियमावली में 100 नंबर का जिक्र है, तो इस ख्याल से होगा कि 100 नंबर वाले जो उर्दू ट्रांसलेशन का मामला आएगा, तो ये उर्दू ट्रांसलेशन के लिए कम से कम 100 नंबर वाले में सलाहियत हो सकती है ट्रांसलेशन की। वैसे 50 नंबर वाले भी अपनी तैयारी करके हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये समझा जाता है कि जो उर्दू विषय के साथ होंगे, उर्दू सब्जेक्ट के साथ होंगे, तो उनमें ज़्यादा सलाहियत होगी और वो उर्दू का काम अच्छा कर सकेंगे। उर्दू डायरेक्टरेट के मुताबिक अब आइंदा वैकेंसी आएगी उसमें सुधार किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अब डायरेक्टरेट के मुलाजमीन की तादाद 3013 हो गई है, जिसमें अभी 595 मुलाजमीन काम कर रहे हैं और 1505 मुलाजमीन की बहाली की वैकेंसी आ चुकी है। डायरेक्टरेट के मुताबिक 913 पोस्ट पर आइंदा वैकेंसी आएगी। डायरेक्टरेट इस बात का एतराफ़ करता है कि इस बार गलती हुई है। अब आइंदा की बहाली में 100 नंबर के शर्तों पर बदलाव का भरोसा दिलाया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।